आज हम इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं और नज़दीक से देख रहे हैं बांसवाड़ा के गुहिल वंश को। हमारे सामने कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं जो इस राजवंश के उतार चढ़ाव भरे सफ़र की कहानी कहते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना जिनसे बांसवाड़ा के शासकों के फैसले, उनके संघर्ष और समझौतों की तस्वीर साफ हो सके। समझना है कि इस रियासत ने बड़ी ताकतों के बीच अपना रास्ता कैसे बनाया। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है, आप कह सकती हैं, वागड़ राज्य के बंटवारे से। वागड़ जो दक्षिणी राजस्थान का एक अहम इलाका था, उसके शासक थे महारावल उदय सिंह प्रथम। उनका शासनकाल मोटे तौर पे 1497 से 1527 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने अपने शासन के आखिरी सालों में राज्य को अपने दो बेटों में बांट दिया, माही नदी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से। अच्छा, तो यहीं से बांसवाड़ा की नींव पड़ी, मतलब इस बंटवारे से? जी हाँ, बिल्कुल। माही नदी के पूर्व का हिस्सा जो आज का बांसवाड़ा क्षेत्र है, वो मिला जगमाल को। जगमाल यहाँ के पहले स्वतंत्र शासक बने और यहीं से बांसवाड़ा का एक अलग राजनीतिक वजूद कायम हुआ। पश्चिम वाला हिस्सा डूंगरपुर कहलाया, जहां पृथ्वीराज का शासन रहा। और जगमाल का शासनकाल कब तक रहा? जगमाल का शासनकाल स्रोतों में करीब 1544 से 1550 ईस्वी के आसपास बताया गया है। जगमाल के बाद कहानी आगे कैसे बढ़ती है? क्या शुरू से ही बांसवाड़ा को अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा? बिल्कुल। देखिए, जगमाल के बाद कई शासक हुए, लेकिन एक अहम मोड़ आता है महारावल प्रताप सिंह के समय। उन्होंने 1576 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की अधीनता 1576 में? ये तो बड़ा फैसला रहा होगा। क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव था या इसके पीछे कोई रणनीति थी? देखिए, उस दौर में अकबर का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, है ना? कई राजपूत रियासतें या तो मुगलों से लड़ रही थीं या फिर समझौते का रास्ता अपना रही थी। प्रताप सिंह का ये कदम शायद अपनी रियासत की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की एक, कह सकते हैं, व्यावहारिक कोशिश थी। बड़ी शक्ति से सीधे टकराव मोल लेने की बजाय उनकी छत्र छाया में रहकर अपने राज्य को मजबूत करना ज्यादा समझदारी भरा लगा होगा। ये उस दौर की यथार्थवादी राजनीति थी। प्रताप सिंह के बाद कौन शासक हुए? क्या मुगलों से संबंध ऐसे ही बने रहे, मतलब सहज थे? प्रताप सिंह के बाद मानसिंह, उदय सिंह जैसे शासकों ने इन जटिल परिस्थितियों में शासन संभाला। फिर जिक्र आता है समर सिंह का। उनके बारे में खास बात पता चलती है कि उन्होंने 1617 ईस्वी में मांडू जाकर बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। जहांगीर से मुलाकात मांडू में? हाँ, ये दिखाता है कि बांसवाड़ा दरबार मुगल सत्ता के साथ सीधे संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या ये संबंध हमेशा सहज थे? खासकर पड़ोसी रियासत मेवाड़ के साथ बांसवाड़ा के रिश्ते कैसे थे? मेवाड़ का तो मुगलों से लंबा संघर्ष चला था। यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। देखिए, 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच एक संधि हुई थी। उस संधि की शर्तों के तहत बांसवाड़ा को औपचारिक रूप से मेवाड़ के अधीन मान लिया गया था। क्या? मेवाड़ के अधीन? हाँ, मतलब कागजों पर बांसवाड़ा मेवाड़ का ही हिस्सा था। तो एक तरफ जहांगीर से सीधी मुलाकात, दूसरी तरफ मेवाड़ के अधीन। ये विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, है तो विरोधाभासी। ये स्थिति जटिल थी, लेकिन सत्ता समीकरण बदलते रहते थे ना। जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने स्थिति फिर बदल दी। औरंगजेब ने अपने शुरुआती शासनकाल में बांसवाड़ा पर कब्जा किया और उसे मेवाड़ से स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित कर दिया? हाँ, यह मुगलों की अपनी रणनीति थी, शायद मेवाड़ को कमजोर करने के लिए। अच्छा, तो मुगलों ने ही पहले मेवाड़ के अधीन माना और फिर खुद ही स्वतंत्र कर दिया। ये तो वाकई सत्ता का खेल है। इसका मतलब मुगलों और बांसवाड़ा के संबंध लगातार बदलते रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बदलते रहे, खासकर 1679 से 1681 के बीच, जब मेवाड़ और मुगलों के बीच जबरदस्त संघर्ष छिड़ा। उस दौरान औरंगजेब ने एक बार फिर बांसवाड़ा के मामले में दखल दिया। उसने बांसवाड़ा के तत्कालीन शासक महारावल कुशाल सिंह के नाम एक शाही फरमान जारी किया। फरमान क्या था उसमें? उसमें बांसवाड़ा को एक बार फिर मेवाड़ से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन क्या मेवाड़ ने इसे आसानी से मान लिया होगा? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, कैसे मानते। इस पूरी खींचतान के दौरान मेवाड़ ने बांसवाड़ा पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। हमारे स्रोतों में साफ जिक्र है कि मेवाड़ ने कई बार बांसवाड़ा पर हमले किए। 1578, 1659, 1691। हाँ, एक तारीख 1782 भी दी है, पर वो शायद बाद की है। स्रोत में संभवतः 1782 की बजाय कोई और साल हो, लेकिन ये पक्का है कि हमले हुए 1717, 1728 और 1794 में भी। बाप रे, इतने हमले! जी, ये संघर्ष लगातार चलता रहा और इसने बांसवाड़ा की राजनीति और सुरक्षा को हमेशा प्रभावित किया।
बांसवाड़ा को हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो पहले मुगलों का बढ़ता प्रभाव, फिर मेवाड़ के साथ लगातार संघर्ष। बांसवाड़ा के लिए ये दौर काफी उथल-पुथल भरा रहा होगा। हाँ, और फिर इतिहास में एक और बड़ी शक्ति का उदय होता है, मराठे। उनका प्रभाव बांसवाड़ा तक कैसे पहुंचा? सही कहा आपने। 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और मराठा शक्ति का तेजी से विस्तार हो रहा था। मराठों का प्रभाव राजस्थान की रियासतों पर भी दिखने लगा। बांसवाड़ा भी इससे अछूता नहीं रहा। महारावल बिशन सिंह के समय 1728 ईस्वी में बांसवाड़ा ने मराठों को खिराज देना स्वीकार कर लिया। खिराज मतलब टैक्स जैसा कुछ? हाँ, एक तरह का वार्षिक कर या नजराना होता था जो छोटी रियासतें बड़ी शक्तियों को उनकी सुरक्षा या कह लें कि हस्तक्षेप न करने के बदले देती थीं। यानी अब मुगलों और मेवाड़ के साथ साथ मराठों का भी दबाव आ गया। हाँ, क्या मराठों का दखल सिर्फ खिराज तक ही सीमित था या और भी कुछ? नहीं, उनका दखल इससे कहीं ज्यादा था। एक दिलचस्प घटना है जो मराठों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। पेशवा बाजीराव प्रथम, जो मराठा साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली पेशवा में से एक थे, उन्होंने खुद महारावल बिशन सिंह को एक पत्र लिखा था। अच्छा, बाजीराव प्रथम ने उस पत्र में क्या था? पेशवा ने निर्देश दिया था कि बांसवाड़ा राज्य जो खिराज देता है उसका आधा हिस्सा धार राज्य के संस्थापक पवार उदयराव को दिया जाए। आधा हिस्सा? धार को। हाँ। धार भी उस समय एक महत्वपूर्ण मराठा सरदार का केंद्र था। ये घटना दिखाती है कि मराठे न सिर्फ खिराज वसूल रहे थे, बल्कि वे रियासतों के वित्तीय मामलों और आपसी लेनदेन में भी सीधा दखल दे रहे थे। ये बांसवाड़ा के लिए एक नई चुनौती थी। बिल्कुल। ये तो वाकई सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल रहे थे। पहले मुगल, फिर मेवाड़ से खींचतान, फिर मराठों का दबदबा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है। बांसवाड़ा पर उनका प्रभाव कब और कैसे स्थापित हुआ? हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में तस्वीर फिर बदलने लगी। मराठा शक्ति अंदरूनी कला और अंग्रेजों के साथ संघर्षों के कारण कमजोर पड़ रही थी। कई भारतीय रियासतें जो मराठों की लूटमार और अस्थिरता से परेशान थीं, अब सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक नई शक्ति की ओर देख रही थीं, और वो थे अंग्रेज, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। बांसवाड़ा ने भी यही रास्ता अपनाया। तो बांसवाड़ा ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। कब? हाँ, 25 दिसंबर 1818 को बांसवाड़ा के महारावल उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि कैप्टन जेम्स कॉफील्ड के जरिए हुई, जो उस समय मध्य भारत में ब्रिटिश हितों की देखरेख कर रहे सर जॉन मैल्कम के दूत थे। ये सहायक संधि क्या थी? इसकी मुख्य शर्तें क्या थी बांसवाड़ा के लिए? मतलब अंग्रेजों ने क्या मांगा? सहायक संधि वो व्यवस्था थी जिसके तहत भारतीय रियासतें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता स्वीकार करती थी। बदले में कंपनी रियासत को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अशांति से सुरक्षा की गारंटी देती थी। बांसवाड़ा के मामले में संधि की एक अहम शर्त ये थी कि महारावल उम्मेद सिंह ने वो खिराज जो पहले धार के पमारों को दिया जाता था, हाँ, जो बाजीराव ने कहा था, हाँ वही वाला, वो खिराज अब अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। साथ ही रियासत अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप देती थी और अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट रखना स्वीकार करती थी। यानी सुरक्षा के बदले स्वायत्तता का सौदा एक तरह से। क्या बांसवाड़ा इस संधि की शर्तें आसानी से पूरी कर पाया? शुरुआत में दिक्कतें आईं। महारावल उम्मेद सिंह के बाद के शासकों जैसे महारावल भवानी सिंह और बहादुर सिंह के समय रियासत अब आर्थिक तंगी के कारण समय पर खिराज और अन्य मांगे पूरी करने में अक्सर असमर्थ रहती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप रियासत के आंतरिक मामलों में और बढ़ता गया। अंग्रेजों का नियंत्रण धीरे धीरे मजबूत होता गया। इसके बाद एक लंबा शासनकाल आता है महारावल लक्ष्मण सिंह का, 1844 से 1905 तक। उनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? हाँ, महारावल लक्ष्मण सिंह का शासनकाल काफी लंबा था और कई मायनों में अहम भी। एक अच्छी बात यह हुई कि 1869 में बांसवाड़ा और पास के ही कुशलगढ़ ठिकाने के बीच सालों से चला रहा सीमा विवाद आखिरकार सुलझ गया। इससे क्षेत्र में कुछ हद तक शांति और स्थिरता आई। और 1857 की क्रांति के समय उनका क्या रुख रहा? वो भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 1857 के विद्रोह के दौरान जब उत्तर और मध्य भारत में कई शासक और सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, महारावल लक्ष्मण सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। वो अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे और विद्रोहियों को कोई समर्थन नहीं दिया। ये उस दौर की कई रियासतों की नीति थी जो अपनी सत्ता और सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर थीं।
लेकिन उनके लंबे शासन के अंत में कुछ परेशानियां भी आईं, जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, अकाल वगैरह। हाँ बिल्कुल। उनके शासनकाल के अंतिम वर्षों में 1899 से 1900 के दौरान इस क्षेत्र में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। इसने भारी तबाही मचाई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रियासत का प्रशासन अकाल राहत कार्यों और व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम नहीं रहा। नतीजतन शासन व्यवस्था अस्थायी रूप से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को सौंप दी गई। ओ, पॉलिटिकल एजेंट को। हाँ, ये घटना साफ दिखाती है कि संकट के समय में ब्रिटिश नियंत्रण कितना वास्तविक और गहरा हो चुका था। यानी धीरे धीरे वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में जा रही थी। लक्ष्मण सिंह के बाद कौन शासक बने? शंभू सिंह और पृथ्वी सिंह का जिक्र है। लक्ष्मण सिंह के बाद महारावल शंभू सिंह गद्दी पर बैठे 1905 से 1913 तक। उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था और इस दौरान भी प्रशासन पर पॉलिटिकल एजेंट का प्रभाव काफी ज्यादा बना रहा। कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए। उनके बाद 1913 में महारावल पृथ्वी सिंह शासक बने, जिनका शासनकाल 1944 तक, यानी ज्यादा लंबा रहा। पृथ्वी सिंह के बारे में क्या खास जानकारी मिलती है? क्या उनके समय में कुछ बदलाव हुए? पृथ्वी सिंह की पृष्ठभूमि थोड़ी अलग थी। उन्होंने अजमेर के प्रतिष्ठित मेयो कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। मेयो कॉलेज उस समय भारत के रजवाड़ों और अभिजात वर्ग के बच्चों के लिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक था। इसका असर उनके नजरिए पे पड़ा होगा। किस तरह का असर? मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने प्रशासन में रुचि दिखाई और अंग्रेजों के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए तीसरे अफगान युद्ध में अंग्रेजों की सेना के साथ सेवाएं भी दी थीं। शायद इसी वजह से अंग्रेज भी उन्हें महत्व देते थे। इसके अलावा उन्होंने बांसवाड़ा के आधुनिकीकरण के लिए कुछ कदम उठाए। उन्होंने शहर में कुछ निर्माण कार्य करवाए। जैसे? हाँ, कौन से निर्माण कार्य? जैसे आदिवासी समाज सुधारक गोविंद गुरु के नाम पर एक हॉल बनवाया, किंग जॉर्ज V के नाम पे एक स्कूल, किंग जॉर्ज V स्कूल, एडवर्ड कोरोनेशन हॉल, कॉलेज म्युनिसिपल हॉल, और शहर के पास कागदी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया। ये उनके शासनकाल की कुछ, कह सकते हैं, गिनी चुनी उपलब्धियां मानी जाती हैं, जो रियासत को आधुनिक बनाने के प्रयास दर्शाती हैं। यानी एक तरफ ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ रहा था, दूसरी तरफ आधुनिकीकरण के कुछ प्रयास भी हो रहे थे। और फिर आते हैं बांसवाड़ा रियासत के अंतिम शासक मारावल चंद्रवीर सिंह। उनका शासनकाल 1944 से 1948 तो भारत के इतिहास के सबसे बड़े बदलाव का गवाह बना। आज़ादी और रियासतों का विलय। बिल्कुल बिल्कुल। महारावल चंद्रवीर सिंह का शासनकाल बहुत छोटा रहा, लेकिन ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समय पर था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके साथ ही लगभग 560 से ज़्यादा रियासतों के भविष्य का सवाल खड़ा हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का मुश्किल काम कर रही थी। और बांसवाड़ा की विलय का क्षण कैसा था? महारावल चंद्रवीर सिंह का वो प्रसिद्ध कथन, वो इसी संदर्भ में है ना? हाँ, वही क्षण। जब बांसवाड़ा के भारत में विलय की बारी आई तो महारावल चंद्रवीर सिंह को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने थे। ये उनके लिए और उस समय के ज्यादातर राजा महाराजाओं के लिए एक बेहद भावनात्मक और मुश्किल फैसला था। उनकी रियासतें सदियों से चली आ रही थीं, उनकी अपनी पहचान थी, अपनी सत्ता थी, जो अब समाप्त हो रही थी। जब उन्होंने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने बहुत भारी मन से, शायद थोड़े गुस्से और दुख के साथ ये शब्द कहे जो इतिहास में दर्ज हो गए। क्या कहा था उन्होंने? क्या शब्द थे वो? उन्होंने कहा, मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग माई डेथ वारंट। ये शब्द सिर्फ एक शासक की व्यक्तिगत पीड़ा नहीं थे, बल्कि ये एक पूरे युग के अंत का प्रतीक थे। ये उस गहरे, पीड़ादायक लेकिन ऐतिहासिक रूप से जरूरी बदलाव को दर्शाते हैं, जिससे गुजर कर ही भारत की सभी रियासतें एक नए एकीकृत गणराज्य का हिस्सा बनी। वाकई ये बहुत मार्मिक और गहरे मायने रखने वाले शब्द हैं। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए बांसवाड़ा के गुहिल वंश के सफर को समझने की कोशिश की। वागड़ के बंटवारे से एक नई रियासत का जन्म, फिर मुगलों, मेवाड़, मराठों जैसी बड़ी ताकतों के बीच अपनी जगह बनाने का संघर्ष, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि और बढ़ता हुआ नियंत्रण, और अंत में भारतीय संघ में विलय। इस कहानी में लगातार बाहरी दबाव भी है, समझौतों की मजबूरी भी है और